अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल। मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम पिछले एक हफ्ते से आपकी खिदमत में डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं और डिफरेंट रिलीजियस स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स हम आपके साथ उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनके वर्ड्स ऑफ विजडम है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप देख सकें। मतलब नॉर्मली हमारे साथ ये होता है कि हम खुद तो पढ़ लेते हैं, खुद तो बहुत सी बातें हम कर भी लेते हैं, लेकिन हमें कोई समझाने वाला या कोई डायरेक्शन देने वाले हमें उनका नज़र नहीं आता है कि मतलब वो कैसे हमारी हमें ज़िंदगी में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे स्पीकर्स थे, हमारे इन तमाम स्पीकर्स ने आपकी ज़िंदगी में ज़रूर व्हाट आई बिलीव कि थोड़ा-सा चेंज ज़रूर लेकर आए होंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने जब ये इनिशिएटिव लिया था लर्निंग सुपीरियर लाइफ़स्टाइल का, तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि हमने यही सोचा था कि हमारे बच्चे इबादत तो बिल्कुल कर रहे होते हैं और यही 1 महीना ऐसा होता है जिस महीने के अंदर इंसान इस बात के ऊपर आ जाता है कि जी हमें अपने अल्लाह को मनाना है। अल्लाह को मनाना तो बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक है, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल सही है और तीसरी बात ये है कि हमें अपना एक लाइफ़स्टाइल ऐसा डेवलप करना है कि जिस लाइफ़स्टाइल पे चलकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अपने इर्द-गिर्द रहने वालों की ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात जो होती है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करते हैं, कि आप अल्लाह ताला के अहकामात किस तरह बजा लाते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगियों में चेंज महसूस करते हैं। सबसे पहली तो ये। दूसरा ये कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आप में चेंज आ गया और चेंज तो ज़िंदगी में हमेशा आप सारी ज़िंदगी आप लर्निंग के अमल से आप गुज़रते हैं और लर्निंग ही करते जाते हैं। तो आपके लिए भी ये है कि दूसरों से मिलना, दूसरों से बात करना भी आपको बहुत सी नई बातें, नई चीज़ें समझा सकता है। तो हमारा यहाँ पे जो लर्निंग सुपीरियर लाइफ़स्टाइल है, इसका मकसद हमारा यही था कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने आप को एक्सप्लोर करें। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो कि अपने आप को डिफाइन करने का मौका दें और अपने आप को ये देखें कि वो लोगों की ज़िंदगियों में खैर कैसे बाँट सकते हैं। हमने जितने भी टॉपिक्स लिए, वो तमाम के तमाम टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड थे विद द स्टूडेंट्स। एक तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ इन इस्लाम, इट वाज़ आवर फर्स्ट सेशन। सेकंड वाज़ जो आजकल के ज़माने का बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बच्चा ये बात करता है, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की इन द लाइट ऑफ इस्लाम। फिर जो थर्ड हमारा सेशन था वो था मैनर्स ऑफ वॉइसिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के आजकल पॉलिटिकली भी आप लोग देख रहे होते हैं और वैसे भी हमें अंदाजा है कि अगर हम किसी भी पॉलिटिकल थॉट्स के साथ किसी इंसान के नहीं होते तो हमारी वो ऐसी तैसी करने पे आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप बहन भाइयों से ज्यादा वो पॉलिटिकल वो लीडर हो गए जिनके साथ आपको प्यार और मोहब्बत है, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अपनी वॉइस दूसरे तक कैसे पहुंचानी है और किस तरीके से इस्लाम ये बात करता है, वो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। देन वी हैड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के इस्लाम एंड यूथ इन द टाइम्स ऑफ डिजिटल मीडिया। उनके ऊपर हमने बात की। मोबाइल के ऊपर बात हुई, ये जो स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर बात की गई और बहुत अच्छे तरीके से बात हुई कि जी आप हमें अपने आप को समझाना है, हमारे लिए ये चीजें हैं, इन चीजों के लिए हम लोग नहीं हैं। और उसके बाद जो हमारा कल का सेशन था दैट वाज मैनेजिंग द जनरेशन गैप और इनमें ये बताया गया कि माँ-बाप जैसे भी हैं, माँ-बाप जिस तरह से भी आपके साथ हैं, माँ-बाप की इज़्ज़त, माँ-बाप का प्यार, माँ-बाप के साथ मोहब्बत बहुत इम्पोर्टेंट है और माँ-बाप वो ऐसी हस्ती है जिनके साथ आप कभी भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक आपके उस्ताद और दूसरे माँ-बाप, सिर्फ़ 2 हस्तियाँ ऐसी हैं जो आपको ऊँचा जाते देख के, बढ़ता देख कर खुश होते हैं। तो माँ-बाप के साथ भी अगर वो जनरेशन गैप है, मैं बताया गया, शुजाउद्दीन शेख साहब ने यही बात ही बताई कि बेशक उनकी तालीम में कमी हो सकती है, लेकिन उनके शऊर और उनके एक्सपीरियंस में कमी नहीं हो सकती। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगाना है। तो और आज नाज़रीन जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, वो ये है कि आज की जो हमारी मुस्लिम यूथ है, उसका अलमिया क्या है? द डिलेमा ऑफ मुस्लिम यूथ। अब आप ये देखें कि पूरी दुनिया, हमारा जो यूथ, हमारे जो नौजवान नस्ल है, वो क्या समझती है कि हमें वेस्ट की तरह होना है। और वेस्ट का काम सही है, बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी अगर अगर ग़ुरूब होने की बात हो तो सूरज
वेस्ट में गरूब होता है, तो अगर आपने गरूब होने जाना है तो वेस्ट में ज़रूर चले जाएँ, लेकिन अगर उभरने की बात करते हैं तो दैट्स ऑलवेज़ फ्रॉम द ईस्ट। तो ईस्ट के साथ ही उभरना होता है, तो वो मशरिक के जो इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो तमाम वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस के साथ आज का जो मुसलमान नौजवान है, वो अपने आप को किन मराहिल में देखता है और वो कैसी किन मुश्किलात का सामना करता है और उन मुश्किलात का सामना किस तरीके से किया जाए कि ताकि हमें अपनी आने वाली नस्ल को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। और वो एक कॉन्टेक्स्ट है जी, वो कहते हैं इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। तो आपको ज़िंदगी में वो क्या एट्रिब्यूट्स, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, ताकि आप जो अपने आने वाली नस्ल है या अपने आस-पास के जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप उनमें कैसे खैर बाँट सकते हैं। तो हमारे आज के स्पीकर जिनके लिए हमने ये टॉपिक को चूज़ किया, ही इज़ अ कॉलमिस्ट, ही इज़ अ पॉलिटिकल पैनलिस्ट और फॉर्मर सिविल सर्वेंट है, सीनियर एनालिस्ट है। और मैं हमेशा उनके लिए एक बात कहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री का कोई भी वर्क पलट के देख लें, आपको इस ज़माने से लेकर स्टार्ट तक की पूरी हिस्ट्री ये शख्सियत आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। तो हमारे आज के मेहमान हैं औरिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसी तबीयत आपकी सर? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह। रमज़ान ठीक चल रहा है सर? जी बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान तो अच्छी बात होती है। अब मैं भी हो सकता है आपकी तरह थोड़ा वजन कम कर लूं रमजान में। जी सर वो आहिस्ता अच्छे लग रहे हैं सर, हमारा इसी तरह ही चल रहा है। और सर आजकल तो वैसे तो पॉलिटिकल सिनेरियो तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमने जो आज आपको सर यहाँ पे मदऊ किया वो सर हमारा जो मेन यूनिवर्सिटी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से है सर, ऑफिस ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का। हमारा सर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि सर हमारा जो यूथ है वो बहुत डिसअरे हो गया है सर। हमारे चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि अगर हमारी यूथ को हम डायरेक्शन दे दें तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को हम सीधा कर सकते हैं। 67%। तो आज का टॉपिक जो है सर वो हमारा है द डिलेमा ऑफ मुस्लिम यूथ। आपके पास सर यू गॉट अबाउट 30 मिनट्स, आपका सर एक सेशन होगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन सर हम आपसे लेंगे। ओवर टू यू सर। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सिर्फ पाकिस्तान के यूथ का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के यूथ का मामला है कि उससे उसकी आदर्श से कहते हैं ना कि बड़े बड़े ख्यालात वो छीन लिए गए हैं। आज से तकरीबन कोई पूरे 100 साल पहले रॉकफेलर ने एक निसाब तालीम की कमेटी बनाई थी और उसके ऊपर गेटो ने 2 किताबें लिखी हैं। इसका एक किताब का नाम है वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन, एक मास इंस्ट्रक्शन लिखी है, और दूसरी उसकी किताब है डंपिंग अस डाउन, कि हमें किस तरह डंप किया जाता है, हमें एक छोटी सी महदूद ज़हनियत की तरफ लेके जाया जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें फिलोसफर पैदा करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े थिंकर पैदा करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे मज़ामीन रखने चाहिए कि जो फौरी तौर पे थोड़ा बहुत इधर उधर से ले ला के उनको एक मजमून बना दे ताकि हम उनसे मार्केट में काम लें। जैसे आपने एमबीए देखा होगा कि एमबीए जो है वो रिसेंटली एक कार्व्ड किस्म का सब्जेक्ट है। कुछ चीजें साइकोलॉजी से ली गई हैं, कुछ चीजें सोशियोलॉजी से ली गई हैं, कुछ चीजें इकोनॉमिक्स से ली गई हैं, और उस बंदे को इस तरह किया गया है कि वो बंदा जो है वो मार्केट बेच सके, मार्केटिंग कर सके, नफ्सियात को जान सके। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन जो है एमपीए को कहा है। उनका वो जमाना अब गुजर गया कि हम कहा करते थे कि इंसान क्या चीज़ होती है, इंसान क्या की अक़दार क्या चीज़ होती है, इंसान की इनर हैप्पीनेस क्या चीज़ होती है। ये जब जिस वक्त एयर कंडीशन होगा, शानदार किस्म की बड़ी गाड़ी होगी, पैसे होंगे, तो इनर हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाया करेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसके ऊपर हमने चलना है आगे। यही वजह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी चीज़ों में से फिलॉसफी खत्म होती चली गई, और आखिरी जो बहस ओबामा के ज़माने में हुई वो ये हुई थी कि हमें सोशल साइंसेस बंद कर देने चाहिए क्योंकि इस पे हम वक्त का ज़िया कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप इस यूनिवर्सिटी में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। अब तो ये गुफ्तगू बंद हो चुकी है, दुनिया पूरी में बंद हो चुकी हुई है। आप देखें उनके नजदीक यही है कि ये पंखा बताएगा कि सच बोलना है या झूठ बोलना है, या ये कंप्यूटर बताएगा कि औरत जो है वो उस किसकी इज्जत तकरीम क्या होती है, और बहन क्या होती है, बीवी क्या होती है, बेटी क्या होती है, खानदान क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। ये चीजें जो है टेक्नोलॉजी खुद बहुत साइंटिफिक एथिक्स की बुनियाद पर बिल्ड कर लेगी। यही वजह है कि आज का यूथ न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि बाकी तमाम यूथ है वो तब्दीली जो है ना कि अपने इर्द गिर्द माहौल की तब्दीली नहीं चाहता। वो समझता है कि वो पैदा हुआ था 12-13 साल का था
तो उसके वालिदैन ने कहा कि अब तुम 14 साल के होने वाले हो, तुम फलां फलां जगह से इमदाद दो, हम तो जा रहे हैं वर्ल्ड टूर के ऊपर। और वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं। ये बेचारा अपने अपने करता कराता जब पड़ जाता है तो आखिर में होता यह है कि बाप या तो ओल्ड एज होम में चले जाता है, माँ, और जब या फिर वो उसका एक छोटा सा पेंशन से उस घर ले लेते हैं, और 3 दिन के बाद पता चलता है कि अब जो 80 साल की बूढ़ी औरत जो है वो मर गई थी, और फ्यूनरल सर्विसेज वाले आके उसको ले जाते हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता तकरीबन 15 सालों से उनको एहसास हुआ कि हमने अपने माशरे को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया, और माशरा सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की जिंदगी गुजारता है, और बाकी जो है उस जिंदगी की टेंशन को दूर करने के लिए कभी किसी क्लब में चला जाता है, कभी किसी और जगह चला जाता है, कभी यही सारी उसकी जिंदगी का हौच पौच रह गया। वो मुस्तकिल तौर पे जिंदगी को टोटलिटी के साथ, होलिस्टिक तरीके से, मुकम्मल तौर पे एक पूरे तस्वीर के साथ नहीं देख पाता। यही वजह है कि आज इस वक्त यूरोप के अंदर आप देखें 18 मुल्क ऐसे हो चुके हुए हैं कि जहां अगर वो बाहर से लोगों को ना लेके आए तो उनकी सर्विसेज मेंटेन नहीं हो सकती। आप सोचें कि ना उनकी पानी आएगा, नलों में पानी आएगा, ना उनके बाग को तरतीब दे सकेगा, ना उनकी बिजली कर सकेगा। वहां पर एक नौजवान, एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान चाहिए, जिस वक्त 2 बूढ़ों के ऊपर हैं वो 5 नौजवान 3 नौजवान बन चुके हैं। ये हालत होती है। 1 पॉइंट कुछ की रेशो रह गई है, जबकि माशरे में 2.1 की रेशो चाहिए उस ग्रोथ के लिए। उसकी वजह यह है कि आज से बहुत अरसा पहले एक बंदा था जिसका नाम था माल्था साहब, पढ़े लिखे आदमी, आपने उसको पढ़ा होगा, जिसने एक थ्योरी दी थी कि इस दुनिया में रिसोर्सेज जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से बढ़ते हैं, और जो इंसान जो है वो 2, 4, 8, 16 से बढ़ते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान इतने ज्यादा हो जाएंगे ना खाने को कुछ मिलेगा, लोग इंसान को खाते हुए एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसको रोकने के लिए ये जो खौफ पैदा किया गया था उसको कहते हैं प्रॉफिट ऑफ पॉपुलेशन। इस खौफ ने एक चीज इजाद की जिसको कहते हैं कंट्रासेप्टिव। वो जब कंट्रासेप्टिव उसके हाथ में आया तो उसने कहा, अच्छा, टू हेल्प विद कमिंग जनरेशन, आई शुड हैव एंजॉय माय ओन लाइफ। ये आज भी आप देखें ना, जो बंदा बूढ़ा कहीं मरता है तो कहता है ही हैड नो रिग्रेट्स, ही हैड हिज लाइफ। वो मजा, उसने ये किया, वो किया, कैरियर किया, बच्चे पैदा किए, 4 गर्लफ्रेंड भी रखी, 5 जगह इधर उधर घूमता रहा, वो जिंदगी गुजार ली भाई, यही उसकी जिंदगी थी, वो चला गया। उससे हुआ ये कि एक तो ये था कि लोगों ने बच्चे पैदा कम करने शुरू कर दिए, कहा कि मेरी जिंदगी है, और माशरे को उन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक रखा। इंडिविजुअलिस्ट माशरे में ये होता ये है कि मैं और मेरा भाई अगर दोनों एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो मैं अपने भाई से भी अपने नोट्स छुपाता हूँ कि मैं ये टॉप ना कर दे। हम किसी तौर पे शेयर नहीं करते, जाती दोस्तों से दुश्मनियां पड़ जाती हैं, एक नंबर के ऊपर पड़ जाती हैं। वो कंपटीशन का जो खास तस्वर पैदा किया। दूसरा ये हुआ कि 1956 में एक और चीज पैदा हुई, और उसका नाम था पिल, जिसको कहते हैं। ये खवातीन जो था उसको उन्होंने कंट्रासेप्टिव दिया। इसने पूरी दुनिया की अखलाकियात बदल दी। ये इसमें हुआ ये कि अब पॉपुलेशन प्लानिंग जो थी एक तो औरत के हाथ में आ गई, और दूसरा ये था कि खुफिया हो गई। अब आपके ताल्लुकात भी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुफिया हो गए, आपके रिलेशनशिप के, आप इवन आपकी जनरेशन भी खुफिया हो गई कि आपको किसी को पता भी नहीं चलता था कि क्या से क्या होगा। कहते हैं पिल रेवोल्यूशन। इस पिल रेवोल्यूशन ने अखलाकियात का धड़म तख्ता करके रख दिया। और इससे हुआ ये कि उससे जो निसाब तालीम पैदा हुआ, उस निसाब तालीम में इकबाल कहता है, कौन कहता है कि मकतब का जवां जिंदा है, मुर्दा है मांग के लाया है फरंगी से नफस। उसने मुर्दा कर दिया हमको। अब हुआ ये तो जहां हम थोड़ा बहुत जो सोचते थे उनके यहाँ भी, सोचने वालों के यहाँ भी ये हुआ कि नहीं, क्या मसला है, कोई अगर मैं अमेरिका चला जाता हूँ और मैं अपने बाप को शानदार किस्म की 4 कनाल का घर बना देता हूँ, 3 नौकर रख देता हूँ, एक मेड रख देता हूँ, एक साथ उसकी फिजियोथेरेपी के लिए एक खातून आ जाती है, मर्द आ जाता है जिसको, तो मैंने अपना हक अदा कर दिया। अब बल्कि अब तो ये होने लगा कि एक जमाने तक ये हक अदा होता था, उसके बाद हक को अदाना भी खत्म हो गया। दूसरी बात ये हुई कि हम कहते हैं एक और नारा दिया गया कि डेवलपमेंट इज इमिटेशन ऑफ द डेवलप्ड, कि डेवलपमेंट जो है ये नकाली है बेसिकली डेवलप्ड लोगों की। अब जो वो करते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो ठीक नहीं है। अगर देखिए दुनिया में एक मुल्क की मिसाल मैं अक्सर देता हूं कि जो अब बहुत डेवलप कंट्री है लेकिन उसने डेवलपमेंट की इमिटेशन नहीं की, कम से कम अपने लाइफस्टाइल में, वो है जापान। जापान में कहा जाता है कि 113 साल की सॉल्टिट्यूड कहते हैं उसको, इन्होंने आयरन कर्टन लगाया था 113 साल के लिए कि कोई बंदा जो जापान से बाहर जाएगा अगर 10 साल से ज्यादा वहां रहता है हम उसको वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि ये ऐसे जरासीम लेके आएगा कि जो माशरे को तबाह करेंगे, और बाहर से तो हम किसी को आने नहीं देंगे। उसमें हुआ क्या, आप देखें, आप जापान में टोक्यो चले जाएं, आपको
बेड वाला कोई आपको कमरा बहुत मुश्किल से मिलेगा, जमीन पे वो सोते हैं, वो चाय भी उसी तरह बैठ के पीते हैं। उसके साथ साथ उनकी अखलाकियात का लेवल इस तरह का है कि मैं हैरान रह गया वहां जब 15 दिन रहा कि अगर आपका झूठ बोलेंगे और आप झूठ पकड़ा जाएगा तो आप अपनी उंगली काट लेंगे, और ये आपको सजा देता है माशरा, और पकड़े जाने को किसी अदालत में नहीं जाते। मैंने एक आदमी को देखा, उसने बर्फ के वो पकड़ा हुआ था, बर्फ के अंदर उंगली रखी हुई ताकि सुन्न हो जाए, और उसको सारे ताना दे रहे थे, तुम पैसा मर्द है, तुम उंगली काटो, सही तरह उसके साथ काटो। इसी तरह उन्होंने खुदकुशी के जो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने धोखे में पकड़ेंगे और दोस्त को धोखा दिया तो आप उसके बड़े से चाकू के साथ हाराकारी करते हैं और वो आपको उसको इसी तरह उस माशरे के अंदर मैं कभी सोचता हूँ कि माशरे के अंदर सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ा दिया जाए तो पूरे का पूरा माशरा अखलाकियात के हिसाब से बाकी चीजें तो ठीक आगे चलते। अब उसके अंदर जिस तरह की डोमेस्टिक प्रोडक्शन आई हैं, आप देखें, आपको बड़ी से बड़ी फैक्ट्री में चले जाए, टोयोटा फैक्ट्री में कुछ नजर नहीं आएगा, सिवाय एक असेंबली लाइन के कुछ नहीं है, बाकी सब मैं और आप सब घर में करते हैं। आप कमाल देखें कि मैं भी स्टीयरिंग बनाता हूं, आप भी बनाते हैं, 6 और लोग भी बनाते हैं, चारों पांचों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता। ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ आप एक से कहेंगे, दूसरा कहेगा नहीं इसके वो तो ये है अखलाकियात का उसूल जो प्रिंसिपल होता है, वरना बाकी जगह पे अखलाकियात का उसूल पर उस तरह नहीं चल पाता। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ हमारा यूथ जो है वो समझता है कि तब्दीली बुनियादी तौर पर ये है, ये शानदार किस्म का स्काई स्केपर्स बना दिए, 3-4 ब्रिजेस बना दिए, 5-6 मोटरवे बना दिए, 2 जबरदस्त किस्म की बिल्डिंग बना दी, ये तब्दीली है। मैं आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की मिसाल आपको देता हूँ। अक्सर औकात में कहता हूँ कि आप लाहौर में रहते हैं, मैं अपना तजर्बा मैं बताता हूँ कि मैं 24 साल में बलूचिस्तान में रहा हूँ। तो 24 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो 40 साल की उम्र में आपने ऐलान किया नबूवत का, और 23 साल की जिंदगी के बाद आप इस दुनिया से चले गए। 23 साल पहले अगर कोई शख्स मक्का छोड़ के जाता, रोम चला जाता, ईरान चला जाता और 23 साल बाद वापस आता, तो ये तो हो सकता था कि वहां बड़े बड़े पुल बन जाते, ये तो हो सकता था वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती, ये तो हो सकता था वहां शानदार सड़क, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि मक्का के लोग तब्दील हो जाते। ये नहीं हो जाता था कि खून का प्यासा जो है वो कहता कि नहीं ये मेरा खून का प्यासा, अल्लाह फबैना कुलूब में। ये नहीं होता था कि वो जो मैं वाक्य अक्सर सुनाया करता हूँ कि एक साहब थे काब ज़हीर, वो ज़हीर इब्न अबी सलमा के बेटे थे, बहुत बड़े शायर थे। तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचा, तो चलते हुए वहां पर आए और आके जाके उन्होंने मदीना के बाहर आके ठहर गए और अपने भाई को भेजा कि जाओ जाके देखो जो नया रसूल आया कैसा है। तो वो वहां गया तो उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल देखी, वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये बहुत बड़ा शायर था, इसने समझा कि ये हैरान कुन बात है, मेरी तो इज्जत ही नहीं की गई, इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें हिजब लिख दी। अब फैसला कर दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाएगा। आप देखें कि उसको पता चला कि मेरे कत्ल का ऑर्डर हो गया, वो भाग के अपने कबीले के पास गया। ये कबीले वो होते थे कि कोई शख्स अगर गलत जुर्म के ऊपर करता था तो पूरा कबीला जान दे दिया करता था और कहता था कि नहीं हम तुम्हारा साथ देंगे। वो कबीले के पास गया, उसने कहा हम मुसलमान हो गए, अब ये चला गया कि हम गलत को सपोर्ट करेंगे, अब वो जमाना गुजर गया कि तुम गलत करके आओगे। तो हैरान रखा ये कैसा नबी आ गया है कि जिसने सेकंड के अंदर हजारों साल की ट्रेडिशन बदल के रख दी। वहां से फिर रोता धोता वो जो कहते हैं कसीदा बोलता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसीदा बनो साज उसने पेश किया, आपने उठ के चादर पेश की उसकी। तो ये है तब्दीली, जिस तब्दीली को हम समझते हैं कि तब्दीली मतलब ये है कि जनाब आपने इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद आपने चंद ये काम कर लिए, दो सेंटर खोल लिए, इस तरह तब यही वजह है कि हमारे लोगों के अंदर वो जो दिलों के अंदर जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना वाली कैफियत नहीं आई। जो बदलता है ना इंसान को, माहियत कल्बी है, वो माहियत कल्बी आती है इल्म से। इल्म हम पता है क्या मखसूस पढ़ते हैं, छोटा सा पढ़ते हैं। लोग ये समझते हैं कि एमए करना इल्म है। दुनिया कहती है एमए बेसिकली इल्म के दरवाजे पे लेके आता है, इल्म आपने खुद हासिल करना होता है बुनियादी पर। इल्म ये दरवाजे पे खड़ा कर देता है आपको कि भाई आगे। होता यह है कि हमारे आप देख ले, मैं सिविल सर्विस में सबसे बड़ा इम्तिहान है, मैंने 99% सिविल सर्वेंट के लोगों को देखा है कि जिस वक्त तो पास हो जाते हैं फिर वो अखबार पढ़ना भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं बस अपनी जिंदगी का मकसद हमने हासिल कर लिया, वो काफी है। एक जमाना था कि जब सिविल सर्वेंट्स में से कुतुबुल्लाह शाह जैसे लोग और उसके बाद मसूद मुफ्ती जैसे लोग और उसके बाद याम वाले जैसे वो क्या लोग पैदा होते थे। इस तरह मैं अपने टीचरों को देखता हूँ, साइंस पढ़ाते थे सिद्दीकी साहब जो थे बड़े मशहूर, वो साइंस बहुत बड़े साइंटिस्ट, दुनिया पूरे फिजिक्स हैं। और मैंने गालिब के दीवान की तशरीह उनसे सुनी।
आप अंदाजा करें क्या बड़े आदमी थे। ये जो शेर है पहला, हम लेक्चर दिया करते थे कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन नर पैकरे तहरीर का, तो हम तस्वीर का, तो हमने पूछ रहे थे तो कहने के देखो बेटा ये जो नक्श है ये दुनिया है और नक्श फरियादी है किसकी शोखियत है। अब देखिए शेर का मतलब बदल गया। और फिजिक्स थे, और कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े फिजिक्स जो थे वो उनमें से एक बड़े फिजिक्स, दुनिया के बड़े फिजिक्स में से एक फिजिक्स थे। ये लोग थे टीचर कि जो इल्म हासिल। आप आज आप यूनिवर्सिटियों में चले हैं, आप यूनिवर्सिटी के टीचर को आप देखें वो यही कहेगा एक सेमिनार रूम अच्छा सा बन जाए, मैं लेबोरेटरी खरीद लूं, कोई और चीज कर लूं, इक्विपमेंट अच्छी सी हो जाए, शानदार किस्म की ऑडियो विजुअल एड्स अच्छे हो जाए। इससे हमारे यहाँ यूजुअली हमारे टीचर कहा करते थे कि ऑडियो विजुअल एड जो है ना ये बुनियादी तौर पर ये उनके लिए इजाद की गई है कि जो हैंडीकैप होते हैं, क्योंकि ये जो मुकर्रर होता है, जो बात करने वाला होता है, उसको तो कोई स्लाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसका तो सहर ही इतना तारी होता है, वो खुद बहुत लोगों को ठीक कर लेता है। लेकिन चूंकि जाहिर बात है हमने मीडियोकर पैदा करने थे, इसलिए हमने मीडियोकर पैदा करे। ये है हमारे यूथ का अलमिया। और दूसरी बात यह है कि हमारा यूथ जो है जहां दीन से भी दूर है वहां हमारे कल्चर से भी दूर है। उसकी एक वजह आप देखें, आप कभी सोच सकते थे कभी कि पाकिस्तान के शानदार किस्म के शहर लाहौर, हमारे टीचर होते हैं आर्थर लिविंगस्टन, वो कहते हैं लाहौर इज अ बिग विलेज, लाहौर एक बहुत बड़ा गांव है, क्योंकि इसमें लोग गांव की तरह रहते हैं। इसमें छदरे वाला बंदा जो है वो समनाबाद वाले बंदे को कहता है वो अपना राई है और जाके मिल लेता है, वो अपना बट है उनको जाके मिल लेता है। तलकात इस लेवल के। उस लाहौर शहर के अंदर अगर आपने साग और मकई की रोटी खानी होगी तो आप विलेज रेस्टोरेंट जाएंगे, आपने लस्सी पीनी होगी तो आपके घर से ये चीजें ऐसी आउट हो चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा कल्चर क्या चीज है। यही वजह है कि मेरा बच्चा जो है वो चर्च बेल टॉल्स पढ़ता है, लेकिन उसको मस्जिद की मुअज्जिन की अजान नहीं सुनाई देती, उसको चक्की की घिर घिर का नहीं पता, उसको बैलों की घंटियों का नहीं पता सुबह सुबह जाया करती थी, उसको वो टेल्स ही नहीं सुनाई जाती। वो ये तो पढ़ता है माय समर वाइन इज मेड ऑफ ऑल दीस थिंग्स प्रेयरीज एंड एंजल किसिंग ट्रीज, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो जो रेड चल रहा होता था उसकी कहानी उसको कोई नहीं सुनाता, उसको वो जो टिंडों वाला कुआं होता था उसकी कहानी उसको कोई नहीं सुनाता, वो जो गुड़ बनाया जाता था उसकी कहानी उसको जमीन से दूर कर दिया गया। 12 साल की उम्र तक एक बच्चे की ये जो वॉल है इसके ऊपर उसका बुनियादी माहौल पेंट किया जाता है। उस माहौल के अंदर हम क्या पेंट करते हैं, हम सिंड्रेला पेंट करते हैं। वो जो माँ से झूठ बोल के घर से निकलती है, हम उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बताते कि जिस बंदे की जेब में 30 दिनार होते हैं और डाकू आ जाते हैं और कहते हैं कि किसी के पास कुछ है तो वो 30 दिनार निकाल के देता है, तो डाकू हैरान रह जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो उसने कहा था मेरी माँ ने कहा था कि जान भी चली जाए लेकिन झूठ मत बोलना। हम उसको नहीं सिखाते, हम उसको और बहुत सारी ऐसी एथिक्स सिखाते हैं। उसके लिबास हमारे लिबास की तरह नहीं है। यही वजह है कि हमारा बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो पेंट कमीज वाले को कहता है यार ये कोई इंटेलेक्चुअल किस्म की चीज लगता है, ये ज़हीन लगता है सब। और शलवार कमीज मेरे जैसा कोई बंदा पहन जाए तो कहेंगे यार किसी अभी मजदूरी करके उठ के आया होगा, और ज्यादा फोरमैन होगा या सुपरवाइजर होगा किसी जगह पर, उसका तसव्वुर ही नहीं है। अब आप देखें कि हमारा आज भी आप धोती पहन के किसी जगह या सलवार धोती और सलवार पहन के आप जाएंगे तो आप लोग कहेंगे कोई ढोल वाला होगा जो पकड़ के ले आएंगे, बेशक आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले जाएं। तो ये हमारा अलमिया है। हम मुकम्मल तौर पे कट चुके हुए हैं। हमारा रिश्ता जमीन के साथ भी खत्म हो चुका है, हमारा रिश्ता मजहब के साथ भी खत्म हो चुका है। इसको जिंदा करने की जरूरत है। और देखें जिन लोगों ने जिंदा किया है वो बड़े कमाल के लोग थे और उन्होंने बहुत कमाल से आगे बढ़े। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर एक और अगर आप छोटा सा सिर्फ हमें ये बता दें कि हमारी यूथ को, ये तो सब चीजें हो गई सर, वो क्या आप देखें सर एक सोशल मीडिया के दौर के अंदर या अगर वाकई सब चीज इतनी ओपन है कि हम और कुछ कर नहीं सकते, तो वो उनके लिए क्या होगा सर, बच्चों के लिए कि क्या किया जाए कि अपने आप को जरा ऑन अ राइट ट्रैक लेकर, ये तो पहले तो माँ बाप अपने आप को राइट ट्रैक पे लाएं और फिर बच्चे अपने आप को कैसे राइट ट्रैक पे लाएं। और फिर सर मैं क्वेश्चन आता है, देखिए यूनिवर्सिटीज के सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, हमारे बचपन में स्टडी सर्कल्स होते थे, एक टीचर खुद किताब पढ़ता था और वो किताब फिर आके डिस्कस करता। किताब बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है जिसकी हिसाब ही नहीं है। ये इसको बंद करें और किताब पढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। ये जब तक ये रहेगा ना, इसमें मैंने किसी के नाम पे लिख दिया, आपने देखिए किताब एक कम से कम हर महीने एक क्लास का एक किताब के ऊपर स्टडी सर्कल, बेशक दुनिया खिलाफ लिखी हो, मैं कहता हूँ ट्रैश भी पढ़ेंगे ना तो आपको मदद देता है। हमें इब्न सफी पढ़ा है, हमें मदद दिया उसने, हमने ये इमरान सीरीज पढ़ी, हमने मदद दी।
किताब से बड़ी कोई चीज नहीं, उससे दोस्ती पैदा कर ली आपने, ये मुल्क तब्दील हो जाएगा। सर थैंक यू वेरी मच सर। हमारा सर यहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 57 स्टूडेंट बॉडीज हैं सर, जिसमें 5000 मेंबर्स हैं और ओवरऑल 20,000 स्टूडेंट्स हैं। हमने जब बताया सर कि आपका सेशन है, तो हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ सवालात किए हैं, तो वो हमारे जो उनके एडवाइजर्स हैं सर, वो आपको उनके सवालात जो उनको अच्छे लगे हमारे एडवाइजर्स को, वो सर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सर मोहम्मद वासिफ साहब हैं, लॉ कैंपस से SVL एडवाइजर हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ साहब, कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर सर आपका सवाल, बहुत शुक्रिया सर, आपने मौका दिया, और सर की बातें जो है माशाल्लाह सर हम सब बड़े गौर से इसको सुन रहे थे, और स्टूडेंट्स भी। तो सर पहला सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से आया है वो ये है कि क्या 21वीं सदी में एक इस्लामी फलाही रियासत का क़याम मुमकिन है? देखें, जब भी निज़ाम फेल होते हैं तो रियासत का क़याम जो है वो, इस तरह की रियासत के क़याम का वजूद जो है वो ज्यादा वादे हो जाता है। आज से पहले 17वीं सदी में, 18वीं सदी में जब कार्ल मार्क्स वगैरह कहते थे कि कम्युनिज्म आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये क्या ख्वाबों की बात करते हैं, तो लोग कहते क्या मुमकिन है ऐसा? आप खुद देखें कि जिस वक्त तो दास कैपिटल लिख रहा था, वो सोहू के इलाके में लेटा हुआ था। इतना वो गरीब आदमी था कि उसकी बच्ची रात को फौत हो गई थी और सर्दी थी, और वो पूरी रात मियां बीवी बच्ची की डेड बॉडी के साथ लेटे रहे कि कहीं सुबह उठेगा तो जाके हम किसी से कर्ज मांग के इसके कफन दफन का बंदोबस्त करेंगे। सोच नहीं सकते थे। लेकिन हुआ ये कि फिर 1917 के अंदर उसकी मौत के कई अरसे के बाद अचानक इनकलाब आया, और वहां पर उसने इनकलाब 75 साल तक वो इनकलाब रहा। और वो इनकलाब ऐसा था जो दुनिया के आलमी मालियाती निजाम से आउट था। सूदी निजाम वहां नहीं चलता था, डॉलर की करेंसी वहां नहीं चलती थी, मार्केटिंग नहीं थी, सब ये सारी चीज उन्होंने चला के दिखाया। ये तो अलग बात है कि उसके ऊपर पूरी दुनिया टूट पड़ी, और पहले अफगानिस्तान में उसके ऊपर तबाह बर्बाद किया, बाकी जगह पे किया, वरना माशरे में निजाम तो वो चल रहा था। इसी तरह दीन इस्लाम का फलाई रियासत जो है वो किसी न किसी दिन इसने आना ही आना है, क्योंकि नीड ऑफ द डे बनता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ। अब देखना, मैं अक्सर औकात कहता हूं कि इस्लाम के जो गवर्नेंस के प्रिंसिपल है उसमें किसी फिका की भी जरूरत नहीं। वो इस्लाम, अल्लाह कहता है कि वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलुल अलबाब, हमने तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी रखती, तुम कसास नाफज करो ठीक हो जाओ। कत्ल न ईसाई होता है, न यहूदी होता है, न मुसलमान होता है। चोरी का भी कोई मजहब नहीं होता, डाके का भी कोई मजहब नहीं होता, जना का भी कोई मजहब नहीं होता, ना कोई मसलक होता है। अल्लाह कहता है ये क़वानीन नाफज कर दो, माशरा ठीक हो जाएगा। और जाहिर बात है वक्त के साथ साथ अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमने जब देख लिया कि इस तरह के माशरे से क्या चीजें निकलती हैं, हमने फांसी की सजा खत्म करके देख लिया, हमने फांसी की सजा दे के देख ली, तब जाके हम अंदाजा होता है कि नीड ऑफ द डे बनता जा रहा है कि इसको जरूर आजमाएं, और इसने आना ही आना है इंशाल्लाह। जी वसीम भाई, वासिफ भाई दूसरा सवाल आपका। जी सर, दूसरा सवाल ये है कि एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो तालिब इल्म है, इनके दरमियान ज़हनी हम आहंगी किस तरह की जा सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी 1400 साल की तारीख में सबसे पहला दीनी मदरसा जो है 1781 में कलकत्ता में खुला है। उससे पहले कोई दीनी मदरसा, मैं बड़ी खौफनाक बात कर रहा हूँ, उससे पहले कोई दीनी मदरसा नहीं था। सब के सब एक ही मदरसे में तालीम हासिल करते थे। ये जो अल-जर्जी निकला था जिसने डबल एंटी सिस्टम पैदा किया था, ये जो बू अली सीना निकला था जिसने कि आज दुनिया में फादर ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है, ये जो इब्न हैशम निकला था, ये जो अलजबरा के ऊपर एल्गोरिथमिक उसके ऊपर खयाम की बातें आई थी, ये जो अपना जाबर बिन हयान ने रिटार्ड की सूरत में, ये कहाँ से निकले थे? ये उसी एक इंस्टीट्यूशन से निकले थे। मैं कभी कभी इंडिया को मुताला करता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि जो लोग हम कहते हैं ना, हम लोग जो है कि ये इंडिया अंग्रेजों से पहले कुछ नहीं, अंग्रेज जब यहाँ पर आया था तो मेरे पास एक कंपेडियम है गोल्डन ट्री के नाम से, मैं समझता हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। उस आदमी ने, एक हिंदू 3-4 लोग हैं, उन्होंने इकट्ठा किया था कि इंडिया में अंग्रेज के आने से पहले लिटरेसी लेवल क्या था, तो 97% लिटरेसी लेवल था यहाँ पर। और हालत ये थी कि यहाँ पर फाहीन लिखता है कि ठट्ठा जैसे जगह पे 400 कॉलेजेस खुले हुए थे, जो कि बार बार तारीख से अंग्रेज ने आके वाइप आउट कर दिए। ये जो ताजमहल, मैं आर्कियोलॉजी का चूंकि हेड रहा हूँ, ताजमहल की स्टडी अब करते हैं
तो ताजमहल में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल तो चाहिए बनाइए, कोई पीएचडी लेवल से कम बंदा तो कर नहीं सकता। एक आधे इंच के टिल्टेड हैं उसके मीनार जो हैं वो गुंबद से इस तरफ, ये प्रिसीजन को नहीं लेके आ सकता, जबकि उसको अबूर ना आसान हो ज्योमेट्री पे और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और तब जाके वो करता है। उसके बाद उसका डोम का स्ट्रक्चर, बाकी यानी आप खुद सोचें कि उसके साथ अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी ताकि धमक से बैठ जाएगा। जब स्टडी करने लगे तो पता चला कि 90 फुट डीप है, उसके नीचे 35 फुट रेत है ताकि जलजला आए तो पूरा स्ट्रक्चर यूं घूम जाए। ये इल्म कहां से आया था? ये सारे इस मदरसे में पढ़ते थे, वहीं से सिविल सर्विस निकलती थी, वहीं से पुलिस सर्विस निकलती थी, वहीं से सारी सर्विस निकलती थी। जब तक हम मदरसा खत्म करके एक अदारा नहीं बनाते, और तब हम कॉलेज खत्म करके एक अदारा नहीं बनाते, ये नहीं हो सकता कि उनको भी अंग्रेजी पढ़ा लो तो इनको भी अरबी पढ़ा लो, ये मुनाफिकत है। जो सब एक ही चीज पढ़ेंगे ना तब ये मामला हल होगा, वरना नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वासा, बहुत शुक्रिया सर। अब हमारे नेक्स्ट जो हमारे एडवाइजर हैं वो हैं जुनेद सुभानी साहब, निम्रा इज है। ओके जी, सो निम्रा इम्तियाज है जी, एसपीआर क्लब एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं निम्रा? आपको आवाज, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपना, मेरे ख्याल से आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जी सर, अब आवाज आ रही है जी, आपका क्वेश्चन निम्रा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो रमजान मुबारक। बच्चों की तरफ से कुछ सवालात थे, उनमें से पहला सवाल यह है, असर हाजिर का नौजवान जिंदगी के मकसद से नावाकिफ नजर आता है सर, इस बारे में रहनुमाई फराहम कर दें प्लीज। जी, इसी के बारे में मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर मकासद को उन्होंने ताबे कर दिया कॉर्पोरेट कल्चर के। मेरा मकसद यह है कि हम पाकिस्तान टबैको कंपनी में हैं तो मेरी कितने ज्यादा टबैको बिकती है, या मैं नेस्ले के अंदर हूं तो मेरी कितने, ये हम ताबे कर दिया ना। मेरी जिंदगी आउट हो चुकी है। जब तक मैं अपनी जिंदगी से आउट नहीं होऊंगा, अपने जाती मकासद से आउट नहीं होऊंगा, वो कॉर्पोरेट कल्चर बनता नहीं है। हम उसको जाती मकासद दे नहीं रहे। मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं इस माशरे के अंदर क्या चीज हूं, मेरी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, मेरी औलाद की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, मेरे घर की हमारा जो हम बुनियाद इस पूरी मशीनरी के कॉम्प्लेक्स होल में एक छोटा सा हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि हमारा मामला जो है वो उसमें मकासद आ नहीं रहे। उसमें अल्लाह तबारक तआला जो है बुनियादी तौर पे मकासद देता है कि आप इस दुनिया के अंदर जो बीजते हो उसको आखिरत में क्या काटोगे। ये जब मकसद हो जाए तो फिर उसके ताबे बाकी चीजें हो जाती हैं, फिर आप बेईमानी नहीं करते। फिर ये नहीं होता कि पूरे यूरोप के अंदर जो कमीशन देते हैं पाकिस्तान में आके, उसको किकबैक जो मिलती है उस पर टैक्स हॉलिडे होता है। जो हमें 10% पैसे दे के जाते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। ये एथिक्स है वहां के कि हमें कर लेना पड़ता है। तो फिर एथिक्स रूल करते हैं और बाकी चीजें कम रह जाती हैं। जी निम्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर दूसरा सवाल है, इस्लाम में मॉडर्नाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या इस्लाम इस बारे में कोई जामिया लाएअमल फराहम करता है? देखिए, मॉडर्नाइजेशन होती है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपके अखलाकियात में मॉडर्नाइजेशन नहीं होती कभी भी। मुझे ये बताइए, क्या दुनिया की कोई पार्लियामेंट 100% वोट से कह सकती है कि कल से झूठ बोलना जायज है? नहीं कह सकती। कल से जिना एथिक्स उस तरह का है, चीट करना, देखिए जो भी है, जिना तो बुनियादी तौर पे होता है ना कि आप मियाँ बीवी के दरमियान अगर आपको गलत काम करते हैं, चीट करते हैं, क्या चीटिंग आज तक एथिक्स बन सका दुनिया में? जितनी भी माशरा खराब हो जाए, यानी आप अंदाजा करें कि हर साल 5 से 7 हजार औरतें जो कत्ल होती हैं वो बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड हस्बैंड होती हैं। इसका मतलब है कि प्योरिटी ऑफ रिलेशनशिप आज भी एथिक्स है, उसको आप नहीं बदल सके। आप जितना मर्जी बदलने की कोशिश करें, फिल्में जितनी मर्जी बनाएं, जितनी शानदार किस्म की जनाब वो अपना तलकात उतराए, एथिक्स नहीं बदलता। गुस्सा वही आता है कि इसने मुझे चीट किया है। तो असल मसला यह है कि ये चीजें तो ये इसमें मॉडर्निटी नहीं आती। बाप क्या है, बाप का रिलेशनशिप क्या है, इसमें मॉडर्निटी नहीं आती। पस्ता आवाज क्या है, अच्छा बोलना क्या चीज है, इसमें नहीं आती। गरीबों की मदद करना, इसमें मॉडर्निटी नहीं आती। आपकी नीची नजरें, इसकी मॉडर्निटी तो आती है एनवायरनमेंट के अंदर। कोई इस्लाम में रोकता कंप्यूटर इस्तेमाल ना करो। मेरे पास छोटी सी गाड़ी है, उसको बड़ी गाड़ी लेने से मेरे पैसे होंगे तो मैं बड़ी गाड़ी ले लूंगा, मुझे नहीं इस्लाम रोकता। ना सवारियों से रोकता है, ना खाने से रोकता है, ना टेस्ट से रोकता है। मॉडर्निटी के बारे में ये तस्वर कर लिया गया है कि जब तक हम, मॉडर्निटी का मतलब ये है कि जब तक हम फलाने इखलाकी प्रिंसिपल को ना इस्तेमाल करें, हम मॉडर्न नहीं हो। मसलन यूरोप में ये तस्वर कर दिया कि जब तक अब गे एंड लेस्बियन राइट्स को नहीं मानेंगे, हम मॉडर्न नहीं हो सकते।
बिल्कुल। अब ये तो कोई मॉडर्न, ये दुनिया में 1% से भी कम गेज एंड लेस्बियंस हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ये बना दिया है कि जब तक आप इनके राइट्स को नहीं मानेंगे, मैं अक्सर यूरोप में अब तो जाना मैंने बंद कर दिया, यूरोप में कहता मुझे ये बताओ दुनिया का कोई जानवर भी गे एंड लेस्बियन होता है कभी आज तक? नेवर। तो फिर जानवरों को पता है कि अखलाकियात क्या चीज है, तुम हमारे पे। तो असल मसला ये कि मॉडर्निटी जो है इस्लाम उसका बिल्कुल नहीं होता, जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, जितने शानदार। एक और बात बताऊं आपको, दुनिया पूरी में लिबास के अंदर भी एक एथिक्स है, हर दुनिया में और हर माशरे के एथिक्स हैं कि आपने कैसा लिबास में, अगर ऐसे ना होते तो न्यूड बीच अलहदा ना होते, उनको अलहदा जिंदगी बनाई हुई, जाओ उधर जाओ जहन्नम में जो मर्जी करने करो, इंसानों की दुनिया में ऐसे मत करो। इसको एग्जिबिशनिज्म कहते हैं। एक आदमी अगर जरा सी छाती खोल के चलता है तो कहते हैं ये एग्जिबिशनिस्ट है, ये अपना को ये नफ्सियाती मरीज है, ये सब जो दिखा रहा है अपने आप को बहुत ज्यादा, ये क्या हरकत करता है। तो असल मसला ये कि इंसान के अखलाकियात अल्लाह ने शुरू से दे दी है, वो कभी मॉडर्न हो ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच निब्रा, बहुत शुक्रिया आपका। सर अब जुनेद सुबहानी साहब हैं हमारे पास, एसवीएल एडवाइजर, अगर वो आ रहे हैं तो। निम्रा आपका क्वेश्चन हो, सेकंड क्वेश्चन हो गया निम्रा आपका? यू हैव अनदर क्वेश्चन? जी सर, हो गया, 2 क्वेश्चंस थे जी, 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच निब्रा। अब लास्ट है सर हमारे पास जुनेद सुबहानी साहब हैं, तो चलें, हमारे सर जुनेद साहब इज नॉट हियर। अच्छा सर, ऑन द लास्ट में आप क्या रिकमेंड करते हैं हम अपने स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के बच्चों को? एक तो आपने किताब की बात की सर कि किताब जरूरी है, सर माँ बाप के साथ जो रिलेशन है, फॉर एग्जांपल सर एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि यार आई वांट टू गो टू कनाडा, तो मैंने कहा कि ही वाज माय एज सर, इन हिज 40s में आया, तो मैंने उनको कहा कि यार अगर अम्मा अब्बा हयात हैं तो क्यों जा रहे हो? उसने कहा यार कोई बात नहीं है, मुझे जाना है। तो मैंने कहा यार जब तक तो वो जिंदा है तो मेरा ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए। तो हमारी सर ये वही आपने भी ये वाली बात की थी कि बच्चों को हम सब कुछ तो दे रहे होते हैं, माँ बाप के लिए सब कुछ आ जाता है, लेकिन बच्चों का टाइम नहीं होता। तो इसके लिहाज में सर हमें अपनी यूथ को कोई बताना चाहिए कि प्रायोरिटीज माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, फिर दोस्त हैं, और फिर कहीं जानू मानू का टाइम आता है सर आगे जाके। तो हमारे लिए वो जो जानू मानू है सर, वो नंबर 1 पे आ जाते हैं और माँ बाप जो है वो सबसे आखिर में चले जाते हैं। ये इनको जरा प्रायोरिटीज अगर सेट कर लेंगे तो दिस वुड बी मच बेटर। व्हाट डू यू से सर? देखिए, जानू मानू तो सदियों से रहा है, वो टॉप पे रहता है, जब बाप का खुमार चढ़ता है ना, फिर कुछ नहीं सुनाएगा। वो जो मशहूर पंजाबी का है ना कि बहुते रोणगे दिलां दे जानी ते मापे तेनू घट रोणगे, ये वाली कैफियत है, वो शुरू से रही है। ये जानू मानू को निकालने की कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जानू मानू को वालिदैन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जानू मानू होता है, और यही से क्राइसिस बिल्ड होता है। असल मसला ये है कि फैमिली स्ट्रक्चरिंग हमारी खत्म हो चुकी है। उसकी मैं आपको वजह आपको बताई कि वो जो माहौल जब बनाते हैं ना दिमाग में, उस माहौल में ना वालद है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, उस माहौल में तो और बहुत सारी चीजें हैं। उस माहौल में क्रिसमस कैरल है, उसके मतलब किंग लियर की कहानियां हैं, उसमें अपना अलेक्जेंडर है। तो मैं जब गाड़ी बेच के, घर बेच के, बंगला बेच के उसको भेजता हूँ ना इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो जैसे ही वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरता है, वो कहता है ये मेरी ख्वाबों की सरजमीन है, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फ्रांस छोड़ के नहीं गया, तबाह हो गया फ्रांस। कोई लंदन छोड़ के नहीं गया, कोई बेल्जियम छोड़ के नहीं गया, उसको पढ़ाया ही नहीं गया था कि फ्रांस से बेहतर कोई दुनिया हो सकती है। उसको पढ़ाया नहीं गया था, तबाह, टोटल पेरिस तबाह हो गया था, 3 बिल्डिंगें रह गई थी। उसको पढ़ाया गया था कि फ्रेंच सिविलाइजेशन सुप्रीम। कोई अमेरिका नहीं गया। इंग्लैंड को कहा गया था नहीं यहां रहो, बेशक खाल पर। हमें पढ़ाया गलत जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि नहीं वो सिविलाइजेशन बहुत जबरदस्त है, क्या बात है जी, ये है वो है, और वो कहता है अच्छा तो ये तो बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूं। तो असल मसला यह है कि बच्चों को आपको बचपन से, और ये टीचर्स का माहौल का काम। मैं आपको बताऊं, जब तक हम बचपन में खड़े होके पढ़ते थे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और हमारी असेंबली में बातें होती, मुझे आज भी मुझे प्राइमरी स्कूल का टीचर याद है अच्छी तरह। उसने प्राइमरी में 5th क्लास में पास, उसने दुआ की, और दुआ करते हुए मुझे उसके 4 फिक्रे याद हैं। ऐ अल्लाह, ये तेरे पाक रसूल के बाग के फूल हैं, इन्हें अबू बकर सिद्दीक की सदाकत अता फरमा, हजरत उमर की शुजाअत अता फरमा, हजरत उस्मान की सखावत अता फरमा, हजरत अली की अदालत अता फरमा। ये चारों हीरो मेरे दिमाग में यूं बिठा दिए गए थे, और वो हीरो पूरी जिंदगी नहीं निकले। हीरो 2 लोगों को, तब ये नहीं निकलेंगे यहाँ से। सर थैंक यू वेरी मच। और ये मकबूल
जान साहब फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. थैंक्स अ लॉट. आप सर हमेशा अपना शफकत करते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम देते हैं. सर आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर. इंशाल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा सर बिल्कुल मुलाकात बिल्कुल होगी सर. थैंक्स अ लॉट. जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक था द डिलेमा ऑफ मुस्लिम यूथ, और ये मकबूल जान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया और आपके सवालों के जवाब भी दिए, और इस तरीके से भी हमें ये बात समझ आई कि हमारा एक मकसद है. वो मैं हमेशा ऑन अ लाइटर नोट ये बात करता हूँ कि जिंदगी का वाई हमेशा समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वाई समझ आ जाएगा तो हाउ ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाता है. तो हमें एज अ नेशन, अगर मैं तो अभी भी अपने आप को, बेशक हम वो बुढ़ापे की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को अभी भी यंग एट हार्ट कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि शायद हम ही वो यूथ हैं जो लोगों को समझा सकते हैं, और वही यूथ हैं जो लोगों के लिए वो रोल मॉडल भी बन सकते हैं, ताकि लोग अपनी जिंदगियां बेहतर तरीके से समझा दें, और वो जो फूड फॉर थॉट है वो हम अपने नौजवानों को दें कि वो इससे आगे भी कैसे जा सकते हैं. मतलब वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके बाद हम अपनी सिचुएशंस को कैसे बनाते हैं. व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ, you compare the west and the east, believe you me, all the values, all the traditions, all the culture that we have here, वो आपको नहीं मिलेगा. तो हम अपने आप को बेहतर करने की बजाय हम सिर्फ और सिर्फ उनकी तकलीद किए जा रहे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम सब आ रही हैं. तो ये नाज़रीन कराम, आज जो हमारा ये पूरा हफ्ता था लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल का, आज इसका आखिरी प्रोग्राम था, और हम ने पिछले साल ये लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल का आगाज किया था. इस साल भी अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दी कि मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ, और मैंने आपके साथ और जो हमारे उलमा इकराम हमारे साथ थे उनसे बहुत कुछ सीखा, और ये वादा किया कि इंशाल्लाह मैं ये इस रमजान के बाद अपनी जिंदगी को जिस तरीके से कहा गया है शायद उस तरह बनाने में कामयाब हो जाऊं. ये जो एक महीना है ये आपकी सिर्फ थॉट प्रोवोकिंग होता है आपके लिए, और आपको ये लगता है कि यार इसमें सिर्फ इबादत करनी चाहिए. मुझे लगता है कि जो कुछ हमने लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल में आपकी खिदमत में पेश किया, ये भी एक इबादत ही है कि जिसमें आपको ये अल्फाज, आपको ये टाइम, आपको ये लोकेशन आपको इसी तरह ही याद रहेगी, और आपको इस बात की समझ रहेगी कि हमने यहाँ से अगर एक लफ्ज भी ऐसा सीखा है या एक थॉट भी लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल से आपने ली है जिससे आपकी अगली जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो आई बिलीव कि ऑफिस ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन ने अपना काम कर दिया है, और उनको ये लगा है कि जी अगर वो चेंज हो सकते हैं तो हमारे नौजवान भी बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे नौजवान ही हैं जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान को बेहतर और सुपीरियर बना सकते हैं. सो इसी दुआ के साथ जी आपसे इजाजत चाहूंगा कि इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल में मैं हसीब खान आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा, और इंशाल्लाह यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो बाकी जो साल है उसके अंदर हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर चल सकें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की रोशनी में अपनी जिंदगियों को ढाल सकें. तो इसी दुआ के साथ क्या मेरे रब हमारा दिल बदल दे, क्योंकि जब हमारा दिल बदलेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान बदलेगा. अपनी दुआओं में मुझे, हमारी पूरी टीम को, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को, उनकी लीडरशिप को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है. दुआएं ज़िंदगी में मिरेकल्स क्रिएट कर देती हैं, तो हमें भी आपकी दुआओं की सिर्फ दरख्वास्त है. अल्लाह ताला हमारा आपका हामी नासिर हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.